हेलो दोस्तों, मैं अतेशाम। मेरा यूट्यूब चैनल GH नॉलेज प्रो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला का वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, जैसे भाषा, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। हम इन पॉइंट्स पर भी आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा। तो दोस्तों, मानव जीवन में भाषा का महत्व इतना है, अगर हम भाषा नहीं सीख पाते तो आपस में विचार विनिमय ना कर पाते, आपस में भाव का आदान प्रदान ना कर पाते, हम जैसे को तैसे रह जाते। यानी सभ्यता की उन्नति, मानव जीवन की उन्नति जो है नहीं हो पाती। तो इसलिए भाषा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। भाषा के जरिए हम अपने भाव को आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने विचार को आदान प्रदान कर सकते हैं। और इस भाषा के सबसे छोटे खंड को हम ध्वनि कहते हैं। भाषा का सबसे छोटा खंड। और जब वायु में दबाव पड़ता है तब जो है ध्वनि का उत्पन्न होता है। भाषा का सबसे छोटा खंड ध्वनि है और वायु में दबाव पड़ने से ध्वनि का उत्पन्न होता है। इस ध्वनि के सबसे छोटे खंड को यानी चिन्ह को जो है हम वर्ण कहते हैं। और इस वर्ण के समूह को हम क्या कहते हैं? न वर्णमाला कहते हैं। भाषा जो मानव जीवन में अपने भाव को आदान प्रदान कर पाते हैं, अपना विचार विनिमय कर पाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के बाद हम दूसरे पॉइंट्स देखते हैं, ध्वनि। जब वायु में दबाव पड़ता है तब ध्वनि का उत्पन्न होता है। यानी भाषा के सबसे छोटे हिस्से को, छोटे खंड को ही हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे वर्ण कहते हैं। और इस वर्ण के समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। उसके बाद हम देखते हैं शब्द, यानी एक या एकाधिक ध्वनियां, एक यानी एकाधिक वर्ण आपस में मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं, हम जो है उसे शब्द बोलते हैं। ये अर्थ प्रकट करते हैं या अर्थ प्रकट ना करें, एक या एकाधिक ध्वनि आपस में जब मिलती है उस समय जो होता है उसे हम शब्द कहते हैं। और बहुत सारे शब्द यानी एक या एकाधिक शब्द एक निश्चित क्रम में मिलते हैं और एक अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। और ये वाक्य में आने के बाद शब्द और शब्दांश के साथ जो है, जिस समय शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं शब्दांश के साथ, उस समय वो पद बन जाते हैं। तो दोस्तों, समझ में आ गई आपको बात कि भाषा जो होती है मानव जीवन का आपस में विचार विनिमय करने के लिए, भाव को आदान प्रदान करने के लिए, समझने के लिए हम जो है भाषा का प्रयोग करते हैं। वैसे ही उसके सबसे छोटे खंड को हम क्या कहते हैं? हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को लिखने के लिए इसके सबसे छोटा चिन्ह जो है हम वर्ण का प्रयोग करते हैं। और इसी के समूह को हम क्या कहते हैं? न वर्णमाला कहते हैं। और उसके बाद रहा शब्द। शब्द जो है ध्वनि, एक या एकाधिक ध्वनि के मेल से, एक या एकाधिक वर्ण के मेल से जो है शब्द बनता है। तो शब्द जब क्रम में आता है, अनेक शब्द के समूह जब एक अर्थ व्यक्त करते हैं, उस समय शब्द जो है वाक्य में आता है, उसे जो है हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य के अंदर अगर शब्द आता है तो शब्द और शब्दांश के समूह को हम जो है उस समय पद कहते हैं। यानी वाक्य के अंदर जो शब्द आता है वो शब्दांश के साथ वो पद बन जाता है। तो दोस्तों, हम व्याकरण क्यों सीखें? हम व्याकरण इसलिए सीखेंगे कि हमारी भाषा जो है शुद्ध हो पाए, हम जो है शुद्ध बोल पाए, हम शुद्ध लिख पाए, हमारी बातें सुनने में अच्छी लगे, बोलने में अच्छी लगे, ताकि इसे सुनकर दूसरे हमारा मजाक ना उड़ाएं, हंसे नहीं। तो इसलिए हम जो है व्याकरण पढ़ना हमारे लिए आवश्यकता है। तो व्याकरण पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे वर्णमाला। वर्णमाला तो दोस्तों जैसे लिखा है देख सकते हैं, वर्णमाला। फिर वर्णमाला में दो तरह के वर्ण आते हैं, एक है स्वर वर्ण और बाकी जितने हैं ये हैं व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? न जिस समय हम किसी वर्ण का उच्चारण में, पहले ध्वनि में आपको समझाया कि जिस समय वायु में दबाव पड़ता है, एक प्रेशर होता है, जिस समय दबाव पड़ता है उस समय क्या होता है? न ध्वनि का उत्पन्न होता है। तो किसी वर्ण को उच्चारण करने में हमारी निश्वास वायु बाहर आती है, चाहे आंशिक रूप से आए, पूर्ण रूप से आए। जिस तरह निश्वास वायु बाहर आती है तो वैसे वैसे वर्ण का उच्चारण होता है। तो दोस्तों, जिस समय हम
किसी वर्ण का उच्चारण करते समय निश्वास वायु बिना बाधा के यानी बाधाहीन गति से बाहर आती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है हम उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस समय निश्वास वायु बिना किसी बाधा के यानी बाधाहीन गति से बाहर आती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है हम उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण के उच्चारण में निश्वास वायु बाहर आती है, स्वर वर्ण के उच्चारण में जो वायु बाहर आती है वो किसी तरह से बाधा नहीं पाती। उसके बाद स्वर वर्ण कहाँ है न, अ से लेकर अ आ ह्रस्व दीर्घई इससे लेकर औ तक क्या होता है न, 11 रहे ये स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के बाद हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं न, जिस समय हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और वायु क्या होती है ना, बाधा पाकर आंशिक या पूर्ण रूप से बाधा पाकर बाहर आती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस समय निश्वास वायु बाहर आते समय आंशिक या पूर्ण रूप से बाधा नहीं पाती, बिना बाधा के यानी बाधाहीन गति से बाहर आती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ऐसे जिस समय निश्वास वायु बाहर आते समय यानी हम जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं ध्वनि उत्पन्न होता है, वही जो वायु आती है आंशिक या पूर्ण रूप से बाधा पाकर बाहर आती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है हम उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर का वर्गीकरण। तो दोस्तों अ से लेकर औ तक ये रहे स्वर, और स्वर फिर जो है दो तरह के हैं, एक है हर्ष स्वर, एक है दीर्घ स्वर। यानी जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है हम उसे हर्ष स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दोस्तों हिंदी में हर्ष स्वर अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये चार जो है हिंदी में ये हर्ष स्वर कहलाते हैं। यानी इनके उच्चारण में कम समय लगता है। बाकी के आ, दीर्घई, दीर्घऊ ये जितने रहे ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत हैं। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है वो हर्ष स्वर, और जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर जो है हिंदी के चार हैं, बाकी रहे दीर्घ स्वर। तो अब देखते हैं हम व्यंजन का वर्गीकरण। तो हम सबसे पहले जानते हैं व्यंजन के वर्गीकरण में व्यंजन किसे कहते हैं न, जिस ध्वनि के उच्चारण में ये क्या होता है न, जिस वर्ण के उच्चारण में वायु जो है आंशिक या पूर्ण रूप से बाधा पाकर बाहर आती है, उस समय जो उच्चारण होता है उससे हम कहते हैं व्यंजन। और आंशिक या पूर्ण रूप से बाधा ना पाकर यानी बिना बाधा पाकर बाधाहीन गति से जिस समय उच्चारण होता है उसे हम कहते हैं स्वर। तो स्वर का वर्गीकरण आपको समझ में आया। स्वर के अंदर फिर दो हैं, एक हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर बोलते हैं, और जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब रहा व्यंजन का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं व्यंजन के वर्गीकरण में ये 5 वर्ग, जैसे क वर्ग, च, ट, त और प, ये रहे 5 वर्ग। क, च, ट, त, प। ये 5 वर्ग में देखिए क वर्ग में जैसे 5 है, इसमें 5 है, इसके 5 के अलावा और अतिरिक्त 2 व्यंजन है इसमें, और इसमें 5 है, इसमें 5 है। ये रहे साधारण वर्ग। इसे हम क्या कहते हैं, साधारण वर्ग। यानी साधारण वर्ग 5 हैं, क, च, ट, त, प। इसे हम कहते हैं साधारण वर्ग। और साधारण वर्ग में ट वर्ग में और 2 आते हैं व्यंजन, जिसे हम जैसे उच्चारण करते हैं, जैसे हम लिखते हैं लड़का, तो लड़के में यहां ड के नीचे बिंदु होती है क्योंकि एक दबाव होता है। लड़का। हम लिखेंगे लड़ाई, तो यहां पर ड के नीचे हमें बिंदु देना पड़ेगा। और हम जैसे लिखेंगे हम लिखेंगे बाढ़, तो यहां पर ड के नीचे बिंदु देना पड़ेगा। हम लिखेंगे बुढ़ापा, तो यहां पर ए वर्ण का प्रयोग होता है। तो व्यंजन में ए रहे 5 साधारण वर्ग, क, च, ट, त, प। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं य, र, ल, व, जिसे अंत्यस्थ वर्ग कहते हैं। और य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में ऐसा लगता है कि यह स्वर के अंतर्गत नहीं है, व्यंजन के अंतर्गत नहीं है। तो इसके उच्चारण में ऐसे लगने के कारण ये क्या होता है, य,
य और व इसे अर्धस्वर कहते हैं, और इसको अंत्येष्टि कहते हैं क्योंकि अंतःकरण यानी इसका जो है स्ट्रेस अंदर की तरफ से आता है, अंदर की तरफ से आता है, तो इसलिए हम बोलते हैं क्या न य र ल और वो ये रहे अंत्येष्टि। वायु जो है भीतर से आती है ज्यादा। तो उसके बाद ये रहे उष्मा वर्ग। उष्मा वर्ग में तालव्य, मूर्धन्य, दंत्यस, उसके बाद हो रहा। इसे उष्म वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि वायु उत्पन्न होने समय, जिस समय वायु बाहर निकलती है तो उष्म होकर, घर्षण होकर निकलते हैं, इसलिए ये 4 वर्ण को क्या कहते हैं हम न उष्म वर्ग में रखते हैं। और अंत में रहा दोस्तों जिसे कहते हैं मिश्र व्यंजन, यानी इसको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन भी उसी तरह से 4 हैं, जैसे क्ष, क्ष किसका मेल है न क और स, मिसकर बनते हैं क्ष। इसका उच्चारण भी ऐसे होते हैं, हम जैसे बोलेंगे शिक्षक तो क्ष आता है शिक्षक में, क और स के मेल से बना है क्ष। वैसे ही त्र एक इसके मेल से बना है न त और र, जिस समय आपस में मिलते हैं तो ये संयुक्त रूप लेता है। मिश्र व्यंजन क्या होता है त्र। वैसे ही ज्यों यानी ज और न्यों का संयुक्त रूप, स्र यानी स और र का संयुक्त रूप जो है क्या न स्र कहलाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि ये जो है वर्णमाला में 2 तरह का वर्ण, वर्णमाला में 2 तरह के हैं, जैसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अ से लेकर औ तक, और जिसके स्वर वर्ण के अंदर फिर 2 तरह के आते हैं, जैसे एक है हर्षस्वर और एक है दीर्घस्वर। हर्षस्वर यानी जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री, ये 4 जो हैं हर्षस्वर हैं, बाकी के जितने हैं दीर्घस्वर हैं। वैसे ही यहाँ पर व्यंजन, जैसे स्वर का वर्गीकरण हुआ वैसे ही यहाँ पर व्यंजन का भी वर्गीकरण है। ये 4 जो है ये 5 जो हैं साधारण वर्ग हैं, क, च, ट, त, प। ये 5 वर्ग जो हैं, इसमें जितने वर्ण हैं ये सारे साधारण वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये अंत्येष्टि वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ये 4 उष्म के अंतर्गत, और ये 4 जो है इसे हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं, और इसे हम मिश्र व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा और कुछ है, जैसे हम लिखते हैं अनुस्वार, लिखते हैं विसर्ग। तो अनुस्वार विसर्ग जो होते हैं इसे हम अयोगवाह कहते हैं, यानी ये ना तो स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, तो इसलिए अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर नहीं है कि व्यंजन नहीं है, लेकिन स्वर और व्यंजन के साथ आते हैं, इसलिए हम जो है इसे क्या कहते हैं न इसे अयोगवाह कहते हैं। इसके अतिरिक्त और एक है अतिरिक्त, जिसे हम बोलते हैं चंद्रबिंदु। तो दोस्तों याद रहे चंद्रबिंदु केवल स्वर के साथ आते हैं, ये व्यंजन के साथ नहीं आते, केवल स्वर के साथ आते हैं। यानी हम जैसे लिखेंगे चांद, तो यहां पर आकार है तो आकार के साथ आया चंद्रबिंदु, ये केवल जो है स्वर के साथ आते हैं चंद्रबिंदु। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे हमारे साथ जुड़े रहें। हम इसके बाद पढ़ेंगे ध्वनि विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। आज रहा वर्णमाला का वर्गीकरण, नेक्स्ट क्लास पे मैं आपको समझाऊंगा ध्वनि विज्ञान। तो दोस्तों अब तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें, क्योंकि आने वाला वीडियो में जब भी अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही।